गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एरिस्टोटल के थ्योरी ऑफ स्टेट की या अरस्तू का जो राज्य का सिद्धांत है उस पर। तो उसको स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो एरिस्टोटल का जो जन्म है वो 384 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था और 17 वर्ष की अवस्था में ये प्लेटो की एकेडमी में सम्मिलित हुआ और प्लेटो की मृत्यु तक यही रहा। ये प्लेटो का फॉलोअर था, उसका शिष्य था। प्लेटो ने प्रभावित होकर अरस्तू को अपने एकेडमी का मस्तिष्क कहा था। अरस्तू ने मकदूनिया के शासक फिलिप के पुत्र सिकंदर को लगभग 6 वर्ष तक शिक्षा दी थी। उसके बाद अरस्तू एथेंस लौट आते हैं और अपने गुरु के एकेडमी की तरह एक स्कूल को इस्टेब्लिश करते हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को स्थापित करते हैं जिसका नाम उन्होंने लीसियम रखा था। अरस्तू को बैठकर पढ़ाने की आदत नहीं थी। वह प्रातः शिष्यों के साथ घूमते हुए उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे और इसी प्रकार पढ़ाया करते थे। इसलिए उन्हें भ्रमणशील दार्शनिक और उनके विद्यालय को पर्यटक विद्यालय कहा जाता था। 62 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। अरस्तू ने काफ़ी लेखन कार्य किया है और लगभग माना जाता है कि उन्होंने लगभग 400 ग्रंथ लिखे हैं और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो उनका वर्क है वो है पॉलिटिक्स। अरस्तू को बहुत सारे नामों की उपाधि दी गई है। ये एक महान विद्वान थे। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, मनोविज्ञान, जीव शास्त्र, शरीर विज्ञान, तर्कशास्त्र इत्यादि का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया। इसी कारण उन्हें आधुनिक वैज्ञानिक विचारशैली का आदि गुरु माना जाता है। मैक्सी का ये कहना है कि वह प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अगर हम बात करें कि अरिस्टोटल ने क्या कोटेशन दिया है मनुष्य के बारे में, तो ये कहते हैं कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल डिज़ायर्ड बाय नेचर फॉर द स्टेट लाइफ। यहाँ पर अरस्तु जो है वो राज्य की के जो महत्व को बताते हुए ये कहते हैं कि अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक संस्था मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसका जन्म नहीं बल्कि विकास हुआ है। और इसके बाद ये स्टेट के इम्पोर्टेंस को बताते हुए ये कहते हैं कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ लाइफ ओनली। यानी कि राज्य जो है वो न केवल जीवन के को सुरक्षित करने के लिए है बल्कि एक अच्छे जीवन को कंटिन्यू करने के लिए भी हमें राज्य की आवश्यकता होती है। उन्होंने अपने पॉलिटिक्स जो उनकी पुस्तक है, फेमस बुक पुस्तक है, उसमें उन्होंने राज्य के सिद्धांत की विवेचना की है। उन्होंने ये कहा है कि पोलिस या राज्य एक प्रकार का संघ है और सभी संघ किसी न किसी प्रकार के कल्याण हेतु संगठित किए जाते हैं और इनमें से जो सबसे प्रधान और संप्रभु होता है वह राज्य है। और यानी कि उन्होंने राज्य को एक सर्वोच्च संप्रभु व अन्य सभी संगठनों को अपने में धारण करने वाला एक इंस्टीट्यूट माना है, एक संस्था माना है। ओरिजिन ऑफ द स्टेट के बारे में अगर हम बात करें कि अरिस्टोटल ने क्या कहा है, तो अरस्तु ने राज्य के बारे में ये कहा है कि उनका ये कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राजकीय जीवन के लिए बना हुआ है। परिवार और यहाँ पर उन्होंने उस समय जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत था और जो डिवाइन थ्योरी है उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए ये कहा कि राज्य एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम है और ये स्वतः नहीं बना है, ये धीरे धीरे अब एक विकसित होता चला गया। यहाँ पर राज्य के बारे में ये अरस्तु जो है वो वो कहते हैं, डेफिनेशन देते हुए कहते हैं कि राज्य कुटुंबों एवं गांवों का एक संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण एवं आत्मनिर्भर जीवन है। यह समाज का सर्वोच्च रूप है और सर्वोच्च हित इसका उद्देश्य है। यहाँ पर अरिस्टोटल जो है वो ये कहते हैं कि हमारी जब व्यक्ति का जब जीवन का विकास होता गया तो वो एक फैमिली में रहता है, लेकिन अपनी फैमिली से भी उसकी बहुत सारी नीड्स हैं, जो उसकी सोशल नीड्स है, जो उसकी सामाजिक आवश्यकता है, वो पूरी नहीं हो पाती हैं और इसीलिए जो है वह धीरे धीरे एक गांव में परिवर्तित होता जाता है। लेकिन ये जो गांव है ये भी
व्यक्ति के जीवन की बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी सुविधाओं को परिपूर्ण नहीं कर पाता है, उसको पूर्ण नहीं कर पाता है। इसीलिए अंततः राज्य का निर्माण होता है। यहाँ पर अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य जो है ये आत्मनिर्भर होते हैं, ये अंतिम और पूर्ण संस्था है जो जीवन के प्राथमिक आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है और पूर्ण जीवन के लिए बनी रहती है। अरस्तु का ये मानना है कि राज्य जो है वह सेवा और मानव के सामाजिक और राजनीतिक विकास का ही एक सर्वोच्च साधन है और इसी के द्वारा ही व्यक्ति का जो जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण हो सकती हैं। यहाँ पर अरस्तु ने कहा कि परिवार समस्त जीवन की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए फिर वो गांव में परिवर्तित होता है। लेकिन गांव में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति की पूरी नहीं हो पाती, इसलिए धीरे धीरे जो है वह स्वतः एक राज्य में परिवर्तित हो जाता है और राज्य जो है वह उत्तम जीवन के लिए बना हुआ है। यहाँ पर एरिस्टोटल जो है वह इम्पोर्टेंस बताते हैं स्टेट की कि he who by nature and not be mere accident is without a state is either above humanity or below it। वह जो राज्य में नहीं रहता है, वह जो समाज से अलग रहता है, या तो वह देवता है अथवा पशु है। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते हम सभी की आवश्यकता है कि हम एक समाज में रहें। क्योंकि समाज हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, इसीलिए हमें एक स्टेट की ज़रूरत होती है और राज्य ही जो है वो व्यक्ति की सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकता है। यहाँ पर एरिस्टोटल जो है वो स्टेट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके फंक्शन हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं। और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो राज्य है वो एक स्वाभाविक संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक है। यहाँ पर वो कहते हैं कि स्टेट इज़ अ नेचुरल एसोसिएशन। वो ये मानते हैं कि राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है बल्कि एक प्राकृतिक समुदाय है। और इस आधार पे वो कहते हैं कि राज्य की आज्ञाओं का पालन केवल दंड के आधार पे नहीं करना चाहिए, बल्कि राज्य का जो जन्म है वो जीवन के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए ही रहता है। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है और वो कानूनों का पालन नैतिक कारणों के कारण ही करता है, और यदि कानून का पालन करना उसे अपने हित के विरुद्ध लगता है तो केवल दंड के भय के आधार पर इसका उल्लंघन करने से नहीं रुकेगा। अरस्तु का मानना था कि राज्य एक इसलिए भी स्वाभाविक है, इसलिए भी एक नेचुरल एसोसिएशन है क्योंकि इससे अलग और बाहर रखकर मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और प्रकृति ने उसे राज्य के सदस्य के रूप में रहने के लिए ही बनाया है। अरस्तु ये कहता है कि बुद्धिमान मनुष्य अपने हितों की वृद्धि करना चाहता है और इसे अपना नैतिक दायित्व मानता है और इन हितों की पूर्ति जो है वो राज्य में ही हो सकती है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति राज्य के बाहर रहता है वह तो या तो पशु है अथवा देवता। यानी कि जो राज्य है वह एक ऐसी संस्था है जो कि मानव जीवन के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक है, और राज्य ही है जिसके आधार पर मनुष्य की सारे उसके जो एम हैं, जो लक्ष्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। और राज्य का जो जन्म है मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके व्यक्तित्व के स्वांगीण विकास के लिए ही हुआ है। अरस्तु जो है वो राज्य को एक सर्वोच्च समुदाय मानता है। उसका ये मानना है कि द स्टेट इज अ सुप्रीम एसोसिएशन। उसका ये कहना है कि राज्य केवल समुदायों का ही समुदाय नहीं है बल्कि वह सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च समुदाय है। राज्य सर्वोच्च इसलिए है कि वो सबसे ऊपर है और सारे जितने एसोसिएशन हैं वो इसके अधीन हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो संगठन है वो मनुष्य की भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन केवल राज्य ही एक ऐसा संगठन है जो मनुष्य की भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसीलिए मनुष्य के जो चरित्र में सद्गुणों का विकास करने का जो साधन है वह राज्य ही है, जबकि अन्य संस्थाएं उसे आंशिक रूप से ही आत्मनिर्भर बनाती हैं। यहाँ पर एरिस्टोटल का एक कोटेशन है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है या राज्य व्यक्ति से पहले है। द स्टेट इज अ प्रायर टू द इंडिविजुअल। अरस्तु ये कहता है कि राज्य का जन्म मनुष्य से पहले होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये कथन जो है वो उलझन पैदा करता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि
अगर हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्तियों ने मिलकर परिवार बनाया, परिवार से फिर गांव बनता है, विलेज बनता है, और उन विलेजेस से स्टेट का निर्माण होता है। तो यानी इस तरीके से देखें तो कालक्रम की दृष्टि से व्यक्ति पहले है और राज्य सबसे अंत में है। यहाँ पर अरस्तु यहाँ पर अपने कोटेशन को सपोर्ट करते हुए ये कहते हैं कि राज्य एक संपूर्ण वस्तु है और व्यक्ति उसका एक अंग मात्र है, और इसीलिए जो है, और यहाँ पर जो संपूर्ण जो है, जो कंप्लीट जो है वो पहले आता है, ताकि वो व्यक्तियों के जीवन की सारी जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल कर सके। इसी आधार पर वो कहता है कि राज्य पहले आता है और व्यक्ति बाद में आता है। अरस्तु उसको प्रूफ करते हुए ये कहते हैं कि अगर शरीर नष्ट हो जाता है तो उसके अंग भी नष्ट हो जाते हैं, यानी कि शरीर की अनुपस्थिति में वो अपना अस्तित्व नहीं बना पाते। इसीलिए यहाँ पर वो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, यानी राज्य के सावयवी सिद्धांत की, कि जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, और जो उसके ऑर्गन हैं जैसे हाथ और पैर जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि माइंड उनको कैसे कंट्रोल करता है। तो ऑर्गेनिक थ्योरी को ही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हुए एरिस्टोटल ये कहते हैं कि माइंड जो है वो स्टेट है, और जो उसके अंग हैं यानी हाथ पैर जैसे हो गए वो व्यक्ति हो गया। तो व्यक्ति वही कर पाएगा, यानी कि जो माइंड करेगा, यानी जो स्टेट जो कहेगा वो यहाँ पर व्यक्ति वही करेंगे। तो चूंकि राज्य जो है वो शरीर का प्रतीक है, अतः महत्व की दृष्टि से राज्य पहले है और व्यक्ति बाद में है, क्योंकि वह विभिन्न अंगों का प्रतीक है। इसीलिए यहाँ पर एरिस्टोटल ये कहते हैं कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। द फैमिली इज प्रायर इन टाइम बट द स्टेट इज प्रायर बाय नेचर। यहाँ पर ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करते हैं कि जिस तरीके से शरीर के सभी अंगों का महत्व होता है, कि एक बॉडी से जुड़े रहने के कारण ही जो उसके जो अंग हैं उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो यानी कि यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी है, जो माइंड है वो स्टेट है, और जो अंग है वो इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल जो अगर इंडिविजुअल अगर स्टेट से अगर हट जाए तो यहाँ पर स्टेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर इंडिविजुअल को पड़ेगा, क्योंकि राज्य के अभाव में वो अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर पाते, वो अपने पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर पाते, उनका पूरा संपूर्ण विकास नहीं हो पाता। और यहाँ पर अरस्तु ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास अगर करना है, उसे सारी सुविधाएं अगर चाहिए, और तो उसे राज्य में रहना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक थ्योरी की बात करते हुए अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य जो है वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह है, एक जैविक जीवधारी के समान है, और यहाँ पर जो विभिन्न अंग हैं वह शरीर उस माइंड पर डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से राज्य भी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अरिस्टोटल की सेल्फ सफिशिएंट स्टेट यानी आत्मनिर्भर राज्य की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं के कारण हुई है, किंतु उसकी सत्ता श्रेष्ठ जीवन की प्राप्ति के लिए बनी हुई है। यानी कि राज्य जो है वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, और यहाँ पर परिवार और जो फैमिली और विलेज है वो व्यक्ति के जीवन की आंशिक आवश्यकताओं को ही पूरी कर पाते हैं, संपूर्ण आवश्यकताओं को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्टेट जो है उसका इमरजेंस होता है, और राज्य न केवल उनकी पूर्ति पूर्ण रूप से करता है, बल्कि राज्य में उनके साथ राज्य जो है वो व्यक्ति की उच्चतर प्रकृति की बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। यानी यहाँ पर जो स्टेट है वो पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट है, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है। अगर हम क्रिटिसाइज करें अरस्तु के राज्य के सिद्धांत की आलोचना की, तो हम ये कह सकते हैं कि ये काल्पनिक और अव्यवहारिक है, और यहाँ पर राजनीतिक तत्व की उपेक्षा की गई है। और ये जो कोटेशन है इसका कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यहाँ पर ऐतिहासिक अगर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का अगर हम ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल थ्योरी देखें तो हमको ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति जो है वो पहले कबीलों में रहता था, फिर धीरे धीरे वो एक सोसाइटी में आया, फिर धीरे धीरे लास्ट में उसने एक स्टेट को ऑर्गेनाइज किया, राज्य को जानबूझकर उसने बनाया,
और राज्य जो है वह स्वतः विकसित होता चला गया, लेकिन राज्य जो है वो बिल्कुल लास्ट में आता है ताकि अपने जो नागरिकें हैं उसको वो प्रोटेक्शन दे सके और उनकी सारी सुख सुविधाओं का, उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए रहे। लेकिन यहाँ पर अरिस्टोटल ने बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य जो है वो व्यक्ति से पहले है, क्योंकि पूर्णता पहले आती है और अपूर्णता बाद में। तो राज्य पूरी तरीके से पूर्ण है, इसलिए वो पहले आता है। यहाँ पर उसने उसका एक और कोटेशन को भी क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है कि राज्य एक सावयव नहीं है। आज की अगर कंटेम्प्रेरी एरा में देखें तो स्टेट, अगर कोई कंट्री अगर इम्पॉर्टेंट है तो उसके सिटीज़न भी इम्पॉर्टेंट है। अगर राज्य अपने नागरिकों के सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो नागरिक भी अपने राज्य के प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए अपना 100% दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक बैलेंस की बात होनी चाहिए कि अगर राज्य अगर अच्छा है, उसको प्रगति करना है, तो स्टेट, उसके पॉलिटिकल सिस्टम उसको भी डेवलप होना चाहिए, प्लस उसके जितने नागरिक हैं उसको भी डेवलप होना मस्ट है। तो यानी कि यहाँ पर हम पूरी तरीके से आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये भी है कि आलोचना के बाद अगर हम कंक्लूज़न में देखें तो अरस्तु ही पहला ऐसा विचारक था, ऐसा चिंतक था जिसने राज्य की उत्पत्ति का एक विकासवादी सिद्धांत के बारे में बताया। और इसने ये कहा कि किस तरीके से राज्य जो है वह एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, और यहाँ पर स्टेट जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ को फुलफ़िल करने के लिए। तो यहाँ पर हम पूरी तरीके से इसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। अरस्तु ही वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उनके जो विचार थे उन्हीं के कारण उनको राजनीति विज्ञान का जनक भी माना जाता है। तो उनके हम जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है, वो उसको भी हम पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते हैं। और उनके कंट्रीब्यूशन का इतना इम्पोर्टेंस है कि आज भी हम उनकी थ्योरी को, उनके जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो विचारधारा है, उनका जो चिंतन है, वो से हम पढ़ते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।